मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव, राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज मालपुरा। और मैं आपको पढ़ा रही थी भारतीय राजनीतिक चिंतक या विचारक, यानी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इसमें मैंने आपको मनु के राजनीतिक विचार, जिसमें मैंने आपको मनुस्मृति की विषय वस्तु और मनु का जीवन परिचय किया है, ये मैंने आपको बताया था। अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि मनु, शुक्र और जो कौटिल्य हैं, इन तीनों ने राज्य के संदर्भ में अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। राज्य अपने अस्तित्व में कैसे आया, उस समय क्या कर्तव्य थे, और राजधर्म क्या था, धर्म क्या था, और व्यक्ति अपनी समाज में भूमिका किस तरह से अदा करता था। तो हम आगे बढ़ते हुए राज्य की उत्पत्ति और सप्तांग सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, जब हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा था, आपने 12th में भी पढ़ा होगा, उसमें हमने हॉब्स, लॉक, रूसो का जो मेन है समझौतावादी सिद्धांत, उसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में बतलाया था। क्योंकि जब किसी भी नए सिद्धांत का जन्म होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। और राज्य तो इतनी बड़ी संस्था रही है कि इसकी उत्पत्ति के पीछे तो बहुत सारे कारण रहे हैं। क्योंकि जब हम एरिस्टोटल की बात करते हैं, यानी अरस्तु, मैकियावेली, सबकी बात करते हैं, तो इन सब ने एक राज्य संस्था के रूप में रचना करी है राज्य की, और ये बताया है कि व्यक्ति के लिए, समाज के लिए राज्य कितनी महत्वपूर्ण संस्था है। हम राज्य के अंदर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए मनु ने लिखा है कि आदिकाल में राजा के न होने से चारों ओर अराजकता और अशांत स्थिति थी। बलवान की डर से प्रजा इधर उधर भागकर जीवन यापन कर रही थी, और इस बर्बर अराजक स्थिति से सबकी रक्षा के लिए ब्रह्मा ने राजा की सृष्टि की। ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर, यानी इनके गुणों को लेकर राजा की सृष्टि की। इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवताओं के अंश से उत्पन्न राजा सब प्राणियों में पराक्रमी और श्रेष्ठ होता था। वह बालक भी हो तो उसका कोई अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि वह मानव रूप में देवता है। अर्थात राज्य एवं राजा की देवीय शक्ति का मनु ने समर्थन किया है। अब हम इसको और डिटेल में आगे जाते हैं। तो ये बतलाने की कोशिश की गई है, पहली बात जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, कि मनु ने राजा और जो राज्य है उसको एक ही माना है। जब राज्य की बात आती है तो उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया, जब व्यक्ति की बात आती है तब उसने राजा शब्द का प्रयोग किया है। नंबर 2, उसने क्या कहा कि जो राजा है वो साधारण नहीं है, यानी हमारे और आपकी तरह राजा नहीं है, बल्कि वो असाधारण है। क्यों असाधारण है? क्योंकि उसने प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नेचर, जैसे इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, यानी इन गुणों का समावेश राजा के अंदर है, इसलिए वो असाधारण है। और यदि वो असाधारण है और यदि वो राजा बालक है तो उसका कोई भी अनादर ना करे। इसके मतलब क्या है कि एक राजा में देवताओं के गुण हैं, देवीय शक्ति है, इसलिए उन्होंने राजा की देवीय शक्ति का समर्थन किया है। ये जो इन्होंने बताया है राजा का देवीय, यानी ये जो मैं अंडरलाइन करके आपको बता रही हूँ, देवीय शक्ति, इसका उन्होंने समर्थन किया है, यानी देवताओं का अभिन्न गुण राजा में समाहित है। आगे राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में एक मनु ने बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए कहा है, और ये उनका मत है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। तो राजा एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई सिद्धांतिक भेद नहीं करते। इसका मतलब यह है, शासक के रूप में राजा और संप्रभु संस्था के रूप में राज्य, इन दोनों की चर्चा करी, यानी राज्य और राजा। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की जो कल्पना करी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, किस अवस्था में राज्य का निर्माण हुआ था। और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय
शासक एवं शासित के रूप में विभक्त हो गया। शासक कौन? राजा। शासित हम, प्रजा। यानी दो राज्य के स्वरूप आ गए, एक शासक और एक शासित, यानी राजा और प्रजा। ये आपको याद करना है। ये मनु के राजनीतिक जो विचार है उसमें मैं आपको जो राज्य की उत्पत्ति है उसके संदर्भ में आपको बता रही थी। तो पहला पॉइंट क्या था? राज्य की उत्पत्ति। अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा है सप्तांग सिद्धांत। किसका? राज्य का, जो मनु ने प्रतिपादित किया है। मनुस्मृति में राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया गया है और मनुस्मृति के 9वें अध्याय में राज्य में निम्न, अभी मैं आपको बताऊंगी, 7 अंग बताए हैं। ये शॉर्ट में बताऊं: स्वामी या राजा, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र। ये मैंने आपको डायग्राम के से समझाया है। यानी राजा, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र, ये इसके 7 अंग हैं। अब हम इसके एक एक अंग का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले जो मनु ने बात की है वो करी है राजा की। उसने क्या कहा कि राजा के लिए हम स्वामी शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसका अर्थ यह है कि वह संपूर्ण व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। मनु के अनुसार राजा के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा नैतिक गुणों से युक्त है, उसमें प्रशासनिक क्षमता है और उसमें दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त सारे गुण का उसमें समावेश है। नंबर 2 उसने करी है मंत्री। मनु का मत है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता और मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट किया है कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, बल्कि यह संस्थागत शक्ति है। यहाँ संस्थागत शक्ति से क्या अर्थ है कि उस शक्ति का प्रयोग अकेला राजा नहीं करेगा, मंत्री भी समय समय पर उस शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मंत्री कौन है? संस्थागत। और मनु के द्वारा राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही संस्थागत शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इसलिए जो उसके मंत्री होंगे विशिष्ट गुणों से युक्त होंगे। आगे बढ़े हम। नंबर 3 पुर। पुर का अर्थ राज्य की ऐसी राजधानी से है जो सुरक्षित हो और मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। उसने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं: धनवंत दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग। ये इन्होंने इसके दुर्ग का उल्लेख किया है कि कहीं पहाड़ियों में दुर्ग होने चाहिए, कहीं कहीं उसने बताया कि ऐसी जगह दुर्ग होने चाहिए जहाँ पे आसपास पानी हो, जिससे कि शत्रु आसानी से उस पर प्रवेश नहीं कर पाए। फिर उसने कई बार कहा कि दुर्गम वृक्ष से भी सुसज्जित जो दुर्ग है वो होनी चाहिए, जिससे कि दूर से दुश्मन को पता ना चले। नेक्स्ट उसने बताया है राज्य। राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु ने राज्य का उल्लेख भी किया है और वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया। और कौटिल्य ने भी राज्य का एक अंग बताया था। तो यानी कहने का यह अर्थ है कि राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को क्या कहा जाएगा? राज्य। अब आते हैं कोष। राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को मनु ने कोष का नाम दिया है और मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्व की पूर्ति कर सकता है। इसलिए राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होना चाहिए। कोष है तो वो प्रजा और अन्य जो चीज़ें हैं आवश्यकता अनुसार उसमें धन को खर्च कर सकता है। फिर आता है दंड। दंड यानी सेना। दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य बताया है और मनु ने सेना के अनेक अंग जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना यानी पैदल है, रथ सेना है जिसमें घोड़े हाथी होते हैं, और जल सेना, इन सभी, और पैदल सेना, इन सब की चर्चा उसने करी है और कहा और राजा को परामर्श भी दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करे। मनु ने राज्य को परामर्श भी दिया कि मजबूत सेना बनाए जिससे राज्य की
रक्षा हो सके। अब हम लास्ट में आते हैं मित्र। मित्र का जो मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया है और दो तथ्य की ओर उसने इंगित किया है। पहला तो यह कि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता और उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने पड़ते हैं। दूसरा, राज्य को अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि उनके अन्य राज्यों के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता स्पष्ट करी है। यानी जो उपरोक्त तत्वों का सशक्त और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व राज्य की ताकत का आधार है। ये इसके सप्तांग अंग है। सप्तांग यानी जिस तरह से शरीर के जो अंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से राज्य के जो ये अंग बताए हैं वो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण है, तभी वो राज्य शक्तिशाली बन सकता है। तो यहाँ पर हमने आज राज्य की उत्पत्ति और सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन किया और इसी के साथ हमारा जो भाग 2 है वो यहीं पे समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको धैर्यपूर्वक आगे पढ़ेंगे।